Okay, students. I think day before yesterday we were on a journey of the basic concepts of political theory, यानी कि chapter 1. We studied political theory as an introduction. We studied basic concepts of political theory to make us known, to make us well informed about political concepts, about human values on which political concepts are depended upon. तो I think हमने कोशिश की कि पॉलिटिकल थ्योरी के बेसिक्स को हम समझने की कोशिश की हमने, जिससे कि हम ये कोशिश कर पाए कि ऑन द बेसिस ऑफ दोज concepts which are completely dependent upon human values हम पॉलिटिकली करेक्ट हो पाए, हम पॉलिटिकली एज मच एज न्यूट्रल हो पाए. कंप्लीटली करेक्ट तो कोई नहीं हो पाता, बट जितना ज्यादा हम न्यूट्रल हो पाए उतना ज्यादा हम अपने आप को न्यूट्रल कर पाए. नाउ यू विल से दैट कि ठीक है सर, चैप्टर 1 इज ऑलरेडी कंप्लीट. नाउ आफ्टर टेकिंग द डाउट्स ऑफ चैप्टर 1 yesterday, now we are into the detail of that political theory. बट ठीक है, आप किसी भी चीज का जब इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उसके बाद आप उसके डेप्थ में जाना स्टार्ट करते हैं. वही यहाँ होगा. दैट विल बी ओनली द प्रोसीजर विल बी गोइंग विच विल बी गोइंग हियर ऑल्सो. आप कहोगे मतलब सर, मतलब मीनिंग इज वेरी क्लियर. You have studied about the concepts of political theory. You have studied the basic ledge of the political theory. You have studied the fundamentals of political theory. Now the political concepts which we were taking as an example, which we were taking as a reference in different conditions like freedom, like equality, like justice and all, अब उन्हीं ह्यूमन वैल्यूज को एज ह्यूमन कॉन्सेप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल फंडामेंटल्स हम स्टडी करेंगे वन बाय वन इन डिटेल. आउट ऑफ देम फर्स्ट वन इज फ्रीडम. हम फ्रीडम के बारे में बहुत बात कर रहे थे, दैट फ्रीडम से बड़ी कोई ह्यूमन वैल्यू नहीं है. अब उसी ह्यूमन वैल्यू पे काफी बड़ा डिस्कशन हमारा चलेगा इन दिस चैप्टर. क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस, टेक्स्ट बुक नेम इज पॉलिटिकल थ्योरी, चैप्टर 2 फ्रीडम, स्टार्टिंग एज फॉलोज. As already I told you in the lectures of history and in the lectures of political science also previously, whenever we try to understatement या understate anything, या whenever we try to state anything, या whenever we try to understand anything, जब हम किसी चीज को समझने की कोशिश शुरू करने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले हमारे लिए उसका इंट्रोडक्शन जरूरी होता है कि हम किस चीज में जा रहे हैं. भाई ठीक है, अगर आप सपोजिंगली मानिए अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपको मदर फादर बताएं ही ना आप कहाँ जा रहे हैं, तो हाउ विल यू प्रिपेयर योर माइंड दैट while going there what should be my plan, and when I will reach there what will be my aspirations, what will be my functions, and how will I respond. कहीं भी किसी भी जगह जाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए आपका जब तक एम नहीं होता तब तक आप उस काम को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट भी नहीं कर सकते. तो वही चीज यहाँ पे है. जैसे हर चैप्टर में ये चीज हम करेंगे वैसे ही इस चैप्टर में भी ये चीज हमें करनी होगी. आप कहोगे व्हाट, टू इंट्रोड्यूस द चैप्टर, टू इंट्रोड्यूस फ्रीडम. अब आप कहोगे सर फ्रीडम के बारे में एक बेसिक लेवल का इंट्रोडक्शन तो हमने लिया हुआ है. मैं आपसे कहूंगा ऑब्वियसली आई हैव गिवन यू इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रीडम ऑन बेसिक लेवल बिकॉज फ्रीडम इज अ ह्यूमन वैल्यू on which, due to being a human value, it becomes one of the political concepts on which political institutions work and makes policies. तो अब अगर हमें इसको डिस्कस करना है, फ्रीडम को समझना है, क्योंकि फ्रीडम इज अ वैल्यू रिलेटेड टू ह्यूमंस, तो ऑब्वियसली ह्यूमंस कोई आज की रेस तो है नहीं, ह्यूमंस तो पता नहीं कब से हैं इस दुनिया में. तो यानी कि फ्रीडम की भी कोई ना कोई लेगेसी तो होगी, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी होंगे. तो सबसे पहले गोइंग इनटू द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रीडम हम उसकी लेगेसी लेंगे. लेगेसी मतलब प्री इंट्रोडक्शन लेंगे. लाइक हम हिस्ट्री को पढ़ने से पहले प्री हिस्ट्री में जाते हैं, तब जाकर हम हिस्ट्री में आते हैं, बिकॉज हिस्ट्री मेक्स अस स्टडी अबाउट द मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, जबकि प्री हिस्ट्री हमें उन ह्यूमंस के बारे में बताती है पहले आए. तो यहाँ भी है. फर्स्ट ऑफ ऑल when we will motivate ourselves to understand freedom in a proper way, when we will introduce ourselves to freedom, उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि फ्रीडम से जुड़े जुड़े क्या क्या एक्सपीरियंसेस ह्यूमंस के रहे हैं, ह्यूमंस की क्या लेगेसी रही है फ्रीडम की, ह्यूमंस की क्या सोच रही है फ्रीडम के लिए, और उसको समझने के लिए हम डिफरेंट इंस्टेंसेस लेने की कोशिश करें. तो स्टार्टिंग विद दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टॉपिक इज प्री इंट्रोडक्शन. एंड प्री इंट्रोडक्शन में पहला टॉपिक यानी कि फर्स्ट टॉपिक इज लेगेसी. लेगेसी एक तरह से होती है आपकी पूरी की पूरी हेरिटेज, आपकी प्री हिस्ट्री, उसको हम लेगेसी कहते हैं. तो देख लेते हैं. If we go back in the human history, then on one side we can see many examples and communities which were dominated, enslaved or exploited by more powerful groups. अब थोड़ा डिटेल में समझेंगे.
अगर आप इतिहास में झांक कर देखें, अगर आप मनुष्य के इतिहास में झांक कर देखें, तो एक तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? एक तरफ आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, इस तरह के एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, जिन एग्जाम्पल्स और जिन इंस्टेंसेस और जिन चीजों से आपको पता चलेगा कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज किस तरीके से डोमिनेट हुई, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज किस तरीके से एनस्लेव की गई एंड कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया। किसने एक्सप्लॉइट किया? बाय डिफरेंट डिफरेंट पावरफुल ग्रुप्स। आप कहोगे कहां सर, कहां, क्या पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है? कोई कम्युनिटी अमेरिका में जो है एक्सप्लॉइट हुई, तो कोई कम्युनिटी अफ्रीका में एक्सप्लॉइट हुई, कोई कम्युनिटी यूरोपियन कंट्रीज में एक्सप्लॉइट हुई, तो कोई कम्युनिटी स्पेन में एक्सप्लॉइट हुई, कोई कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में एक्सप्लॉइट हुई, तो कोई कम्युनिटी रशिया में एक्सप्लॉइट हुई। एक्सप्लॉइट करने वाले एक ही थे, पावरफुल पीपल, शक्तिशाली लोग। अब आप कहोगे सर ये पावरफुल ग्रुप्स की कोई डेफिनेशन दीजिए। पावरफुल ग्रुप्स या पावरफुल ह्यूमंस या पावरफुल पीपल या पावरफुल पर्सन की कोई डेफिनेशन नहीं होती, उनकी डेफिनेशन सिर्फ पावर ही होती। वो ना किसी कास्ट के होते हैं, वो ना किसी रिलीजन के होते हैं, वो ना किसी किसी भी पर्टिकुलर किसी भी आइडेंटिटी के नहीं होते। दे जस्ट नो हाउ टू यूज देयर पावर इन अ रॉन्ग वे। राइट वे में करते तो ऑब्वियसली इतनी सारी कम्युनिटीज पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना टॉर्चर नहीं झेलती, इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं झेलती, इतना एंस्लेवमेंट नहीं झेलती। अब इन पावरफुल ग्रुप्स ने कुछ गलत तरीके से डील किया होगा, तभी तो ये लोग डोमिनेशन और एंस्लेवमेंट और एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने झेला होगा। लाइक ब्लैक्स इन अमेरिका, like so-called marginalized communities in India, like आप कह सकते हो blacks in Africa also। तो हर जगह अपने अपने रहे हैं। Apartheid in Africa is a great example of it। Second point, whereas on the other side we can also see many inspiring examples of heroic struggles against such domination। देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप एक सिक्का लेते हैं, अगर आप एक कॉइन भी लेते हैं जो आपका आता है, उस कॉइन को अगर आप उछालेंगे एक साइड बार बार नहीं आती, उसके दोनों साइड्स होते हैं। देयर इज अ हेड एंड इफ देयर इज अ हेड देन देयर विल बी अ टेल आल्सो। तो वही चीज यहाँ है। अगर ह्यूमन हिस्ट्री में जाकर हमें इतने सारे एग्जाम्पल्स ये मिलते हैं कि कम्युनिटीज को किस तरीके से डोमिनेट किया गया, इंस्लेव किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया बाय सम पावरफुल ग्रुप, तो दूसरी साइड हमें ये भी देखने को मिलता है कि उन पावरफुल ग्रुप्स के उस एंस्लेवमेंट के, उस एक्सप्लॉइटेशन के और उस डोमिनेशन के खिलाफ कम्युनिटीज ने स्ट्रगल भी बहुत बड़ी बड़ी लड़ी है। यानी कि दोनों तरफ की आप चीजें दिखाई देंगी। On one side you will see the exploiters, so on the other side you will see the fighters against exploitation। On one side you will see that humans dominated other humans, then on the other side you will see that humans fought against the domination of other humans। On one side you will see that humans made enslaved to humans, on other side you will see that humans fought that slavery made by humans। कॉमन चीज क्या थी? ऑन बोथ द साइड्स ह्यूमंस ही थे, ऑन बोथ द साइड्स लोग ही थे, ऑन बोथ द साइड इंसान ही था। बट बस डिफरेंस वाज ऑफ पावर, डिफरेंस वाज ऑफ डिग्री, डिफरेंस वाज ऑफ, आप कह सकते हैं, पोजीशन, डिग्निटी, सेल्फ कॉन्शियसनेस। बस इसीलिए एक पावरफुल था, एक लेस पावरफुल था। तो जो लेस पावरफुल था उसको पावरफुल से जंग लड़नी पड़ी। पावरफुल ने अपनी पावर का गलत यूज किया, लेस पावरफुल वाले लोगों ने एक टाइम तक उसको बर्दाश्त किया। उसके बाद जब उनकी बर्दाश्त करने की यानी कि कैपेबिलिटी उनकी स्लेज डाउन होने लग गई, तो उसके बाद उन्होंने फाइट अपॉन किया, फाइट अपॉन किया तो उसके भी रिजल्ट्स आए। नाउ यू कैन आस्क मी सर, ठीक है, powerful groups were dominating some communities and those communities struggled against that domination, struggled against their exploitation, struggled against their enslavement। तो वी वांट टू आस्क सर कि फॉर व्हाट दे स्ट्रगल्ड अपॉन। चलिए स्ट्रगल उन्होंने उस डोमिनेशन के खिलाफ किया, एंस्लेवमेंट के खिलाफ किया, एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ किया, ठीक है किया, बट क्या पाने के लिए किया? क्या चाहिए था उन्हें? जिंदगी तो वो तब भी जी रहे थे, तो उन्हें प्रॉब्लम क्या थी? उनकी ऐसी कौन सी चीज उनसे छीनी जा रही थी? For what they motivated themselves to struggle against that domination, to struggle against that exploitation or enslavement। भाई देखिए इसका बड़ा बेसिक आंसर है कि आप सिंपल एज अ स्टूडेंट, आपको अगर मम्मी आपकी ये भी कह देती हैं कि बेटा ये मत करो, तो आप में से कई स्टूडेंट्स अपनी मदर को ये कह देते होंगे, मम्मी आपको ये नहीं पता है, आपको नहीं पता है ये चीज, तो मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ, इसलिए आप इसमें कम बोला करो। मतलब जब आपको सिंपल एज अ गाइडेंस बाय पेरेंट्स भी आपको कहीं ठीक लगती है, कहीं गलत नहीं, कहीं गलत लगती है, तो आप ये सोचिए कि कोई इंसान आप पर दबाव बनाकर एक लंबे टाइम तक बैठा रहे, अपनी मर्जी से आपसे चीजें कराए,
अपनी मर्जी से आपको बोले खड़े हो जाओ, अपनी मर्जी से आपको बोले बैठो, अपनी बाय हिज विश ही सेज टू फंक्शन यू अकॉर्डिंग टू हिज विश, अकॉर्डिंग टू हिज एस्पिरेशंस, तो आप स्ट्रगल किस चीज के लिए करेंगे? आप समझ गए होंगे मैं किस वर्ड का यूज लेने वाला हूँ। द वर्ड इज फ्रीडम। भाई बेसिक स्ट्रगल तो आपकी किस चीज के लिए होगी? भाई तूने मेरी आजादी छीन ली है, मेरी आजादी वापस दे मुझे, मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए। I can live my life, I can lead my life of my own, but at least you have no right to snatch my freedom out. And if you have snatched it unwillingly, yeah, if you have snatched it, not knowing that I am not willing for that, therefore now I am saying that I am willing that my freedom should be given back to me. Therefore, give me back. Simple. तो क्यों लोग स्ट्रगल करते हैं एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, डोमिनेशन के खिलाफ? क्योंकि उनकी फ्रीडम छीनी जाती है, इसीलिए टू अटेन दैट फ्रीडम बैक, फॉर विच द पीपल हैव बीन विलिंग टू सेक्रीफाइस एंड डाई। और इसके रेफरेंसेस इसीलिए आपको हिस्ट्री में खूब मिलेंगे। दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स, एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, एट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, एट डिफरेंट डिफरेंट जो भी है ओरिजिन, लोगों ने अपनी फ्रीडम को पाने के लिए सेक्रीफाइसेस भी दिए हैं और इवन मर भी गए। यानी कि पीपल हैव फॉट देयर फ्रीडम, फॉर विच दे हैप्पीली सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग, और इवन दे लेड टू डेथ। यानी कि अपनी फ्रीडम को पाने के लिए लोगों ने इतने बलिदान दिए हैं कि अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ऑब्वियसली विदाउट फ्रीडम जान का भी क्या काम। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी विच वी हैव डन नाउ, वी आर कमिंग ऑन टू सेकंड टॉपिक टू नो दैट सर जिस फ्रीडम के बारे में आप बात कर रहे हैं, व्हाट इज दैट फ्रीडम? ट्राई टू मेक अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रीडम। आजादी होती क्या है? वैसे तो मैंने आपको आई थिंक इन द लास्ट चैप्टर वी डिस्कस्ड इट ऑन अ पैरामेट्रिक स्केल दैट एवरी वर्ड हैज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर एवरी ह्यूमन, or every human value has a different meaning for every human, because every human value is directly related to human as an individual, and every individual has its own mentality, has its own thinking, has its own approach, has its own perception. Therefore हर human value का मतलब हर human के लिए अलग हो जाता है। तो फ्रीडम भी एक ह्यूमन वैल्यू है। तो आप पूछेंगे सर फ्रीडम का मतलब क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट पीपल विल आल्सो बी डिफरेंट, बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थिंकिंग, have different mentality, have different approach, have different types of understanding. But overall, फिर भी हम with different references try to understand that what is freedom. First point, actually in its essence, the struggle for freedom represents the desire of the people to be in control of their own life and destiny, and to have the opportunity to express freely to their choices and activities. कहते कि सिंपली हम जब भी किसी चीज को फर्स्टली अटेम्प्ट करते हैं, तो हम उसको अटेम्प्ट करने से पहले ये देखते हैं कि इससे पहले हम इस चीज के बारे में क्या जानते थे। तो ऑब्वियसली वाइल अटेम्प्टिंग एन आंसर टू व्हाट इज फ्रीडम, इससे पहले हमने जो अभी ऊपर का पेज पढ़ा है उसी के आधार पे अगर हम बात करें तो फ्रीडम हमें क्या नजर आ रही है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द लेगेसी, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री जो हमने पढ़ा है अभी तक, उससे हमें फ्रीडम का मतलब क्या समझ में आ रहा है? उससे हमें फ्रीडम का मतलब सिंपल इतना समझ में आ रहा है कि यानी कि लोगों ने अगर स्ट्रगल इस फ्रीडम को पाने के लिए की है, तो इसका मतलब ये होता है कि यानी कि लोगों के लिए शायद फ्रीडम का मतलब ये होता होगा कि लोग अपनी खुद की लाइफ पर खुद का कंट्रोल चाहें, खुद की लाइफ, खुद की एस्पिरेशन, खुद की स्टाइल पर अपना खुद का कंट्रोल चाहें, खुद की पर्सनैलिटी पर वो अपना खुद का कंट्रोल चाहें, साथ में खुद की डेस्टिनी को बनाने का कंट्रोल भी वो अपने खुद के हाथों में चाहें, एंड साथ में वो ये भी चाहें कि हमें कुछ भी बोलने की, एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, और हमारे पास चूज करने की अपॉर्चुनिटी भी हो, और हमारे पास कोई भी एक्टिविटी करने की भी अपॉर्चुनिटी हो। यानी कि वी कैन सिंपली से दैट द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम which we have studied above, the people did in different parts of the world. I think for them the meaning of the freedom must have been that they must have been desired to get control of their own life in their hands. They must have been desired to get control of their own destiny in their hands. They must have desired to get the control, to get the opportunities to express freely to the choices and activities
यानी कि द पीपल मस्ट हैव बीन डिजायर्ड टू गेट चॉइसेस, द पीपल मस्ट हैव बीन डिजायर्ड टू डू व्हाट दे वांट। यही मतलब शायद उन फ्रीडम के होगा, और शायद इसी फ्रीडम के लिए ऊपर लोगों ने शायद इतनी स्ट्रगल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में की होगी, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की होगी। नाउ मूविंग दिस डिस्कशन फर्दर, either individuals or the societies both value their independence and wish to protect their culture and future। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि आई एज एन इंडिविजुअल आप हो, या इधर आप किसी सोसाइटी का पार्ट हो, चाहे आप एज अ कनिष्का, एज अ माधव, आदित्य, एज अ रुद्राक्षी, कशिश, युवांशी हो, या आप एज अ मेंबर ऑफ सम सोशल ग्रुप हो, इंडिपेंडेंस आपको दोनों केसेस में प्यारी है। एज एन इंडिविजुअल भी आपको इंडिपेंडेंस अपनी चाहिए, एंड एज अ पार्ट ऑफ सम सोसाइटी इंडिपेंडेंस आपको अपनी तब भी प्यारी है। यानी कि आप एज अ ह्यूमन अपनी इंडिपेंडेंस को वैल्यू तब भी देते हैं जब आप एज एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस या एज एन इंडिविजुअलिस्टिक फ्रीडम की बात करते हैं, और एज आप इंडिपेंडेंस को अपनी तब भी इंपॉर्टेंस देते हैं जब आप एज अ सोशल एंटिटी, एज अ सोशल पर्सन, एज अ सिटीजन बात करते हैं। यानी कि क्यों, व्हाई यू गिव इंडिपेंडेंस so much importance, why you gives your freedom so much importance as an individual and as a social person both, because you wish to protect your own culture and future। क्योंकि शायद आप सोचते होंगे कि मेरी आजादी मेरे पास रहेगी और मेरे समाज की आजादी अगर हमारे समाज के पास रहेगी तो शायद हम अपना कल्चर प्रोटेक्ट करके चल सकेंगे और शायद हम अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट करके चल सकेंगे। यानी कि एज एन इंडिविजुअल यू मस्ट बी विलिंग टू value your independence so as to protect your future, and as a social entity, as a citizen of the country, you must be wishing to value your independence so as to protect the culture of your country। Third point, but the people have diverse interests with different ambitions for which any form of social living requires some rules and regulations। फिर आप कहोगे सर इस तरीके से तो अगर देखा जाए एज एन इंडिविजुअल हमारी मेंटेलिटी अलग है, तो जब हम एज अ सोशल पर्सन बनेंगे तो हम पीपल हो जाएंगे, और जब हम पीपल हो जाएंगे तो वी विल हैव डाइवर्स माइंड्स, वी विल हैव डाइवर्स थिंकिंग, वी विल हैव डाइवर्स अप्रोच, ड्यू टू विच हमारे इंटरेस्ट भी अलग अलग होंगे क्योंकि हमारी एम्बिशंस अलग अलग होंगी। तो मैं कहूंगा यस ऑब्वियसली एज इंडिविजुअल यू आर डिफरेंट टू अदर इंडिविजुअल, ड्यू टू विच व्हेन यू बिकम्स पार्ट ऑफ अ सोसाइटी in which group of individuals is there your interests will be diverse, there your ambitions will become diverse। तब आप पूछेंगे तो सर ऐसे कैसे एग्जिस्ट, यानी कि फिर 10 लोग हैं, 10 लोगों की फ्रीडम के डेफिनेशंस एक जगह पर कैसे एग्जिस्ट होगी? एक जगह पर 10 तरह के लोग, 10 तरह की सोच रखने वाले लोग, 10 तरह की फ्रीडम को सोचने वाले लोग एक सोसाइटी के अंदर एक सोशल लिविंग के लिए कैसे पॉसिबली उनको एडजस्ट किया जाएगा? तो मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, एज एन इंडिविजुअल आपको क्या करना है वो आपकी अथॉरिटी है, लेकिन व्हेन यू बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी तो आपकी सिंगल अथॉरिटी नहीं होती है। वहां पर आपको वो नहीं कर सकते हैं आप जो हम हमेशा चाहें, आपको वहां पर वो चीजें सोचकर चलना पड़ेगा जो किसी को हर्ट ना करे। यानी कि वहां पर आपको ड्यूटीफुल होना पड़ेगा, यानी कि आपको वहां पर कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको वहां कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर सिटिंग इन द रूम, अपने कमरे में आप अकेले बैठे, आप किसी भी पोजीशन में किसी भी स्टेट में आप अपने रूम में बैठ सकते हैं, लेकिन सपोज मानिए मदर फादर आ जाएं इस रूम के अंदर, आप वैसे नहीं बैठ सकते। फिर एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज योर टीचर कम्स टू योर होम, आप वैसे नहीं बैठ सकते। एंड आफ्टर दैट व्हेन नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग यू कम्स टू स्कूल, आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते। व्हाई? बिकॉज जैसे जैसे एज एन इंडिविजुअल व्हेन यू कम्स आउट एंड व्हेन यू कम्स आउट ऑफ योर इंडिविजुअलिटी एंड यू बिकम्स पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो while becoming the part of a society आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको लगातार याद करवाने के लिए और याद रखवाने के लिए कुछ रूल्स लगाए जाते हैं, कुछ रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, जिससे कि आप बाउंड रहें इस बात को ध्यान में रखने के लिए कि here you are not only an individual, here you are a social individual।
हियर यू आर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एंटिटी, यानी कि यहाँ पर आपको रूल्स और रेगुलेशन से चलना चाहिए। इसी एक स्कूल के अंदर 100 बच्चे पढ़ते हैं, अगर 100 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन क्लास, इफ सपोज 60 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ क्लास, वो कैसे एक टीचर से पढ़ लेते हैं? दैट डिपेंड्स अपॉन द टीचर, दैट वो टीचर उनको कैसे पढ़ाता है। सिंपली वो टीचर उन स्टूडेंट्स को क्लास में आने के लिए जो पढ़ाता है, उसके लिए पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस इंस्टीट्यूशन के बनते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट टीचर कम्स इनटू द क्लास, आफ्टर दैट ही मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स टू स्टडी। उनमें सारे स्टूडेंट्स का दिमाग एक थोड़ी होता है, एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट माइंड, एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट अप्रोच, बट सब पढ़ लेते हैं। क्योंकि अगर वहां पर सब बैठकर एक ही तरह से पढ़ते तो कनिष्का का वही क्वेश्चन आता, जो आदित्य का क्वेश्चन आता, जो माधव का क्वेश्चन आता, जो तनु का, सबके क्वेश्चन बिल्कुल सेम आते। लेकिन ऐसा नहीं होता, चीजें आपने सेम पढ़ी हैं लेकिन आपने उनको समझा कॉमनली है, लेकिन आपके क्वेश्चंस डिफरेंट इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी अप्रोच उस चीज को समझने के लिए डिफरेंट रही है। तो ऑब्वियसली फ्रीडम की डेफिनेशन भी आप सबके लिए भले ही अलग हो, बट व्हेन यू बिकम्स द पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, व्हेन यू बिकम्स अ पार्ट of any group, like group of students, then there you need to follow rules and regulations. There you cannot go as per your individual interest. क्लास के अंदर अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है पूरी क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। दूसरी बात, अगर आपको कोई चीज समझ में आ रही है तो कोई दूसरा अगर उसको ट्राई कर रहा है समझने की, गिविंग अ डाउट टू इट, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे तो समझ में आ गई, तुझे क्यों नहीं आ रही। That's why we say that as an individual, our interest is different, but when we becomes a part of some society, when we becomes a part of some group, then we as an individual have to be responsible, because there we are not an individual, there we are social entity. Therefore, we will have to run ourselves according to some rules and regulations there, because वहां पर एक system rule करेगा लोगों पर, क्योंकि वहां एक इंसान नहीं, लोग हैं। Next point, to be imposed on the freedom of individuals so as to free us from the insecurity and provide us conditions in which we can develop ourselves. इसका मतलब फिर आप कहोगे सर एज अ सोशल एंटिटी जब हम किसी सोशल ग्रुप का बनते हैं, हिस्सा बनते हैं, तो एज अ सोशल ग्रुप हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी क्यों हो जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? जिससे कि आप जो है चिड़िया की तरह उड़ना स्टार्ट ना करें, जिससे कि आपको याद रहे कि आपकी फ्रीडम फ्रीडम है तो सामने वाले की फ्रीडम भी फ्रीडम है, जिससे आपको याद रहे कि दूसरे की फ्रीडम को हर्ट करना आपकी फ्रीडम नहीं हो सकती है, जिससे आपको याद रहे कि यू आर नॉट इन योर रूम, यू आर इन अ सिंगल सिस्टम वेयर लाइक यू मैनी इंडिविजुअल्स आर एग्जिस्टिंग एट द सेम पॉइंट। इसीलिए इंडिविजुअल्स की फ्रीडम पर कुछ इम्पोजिशंस लगाए जाते हैं, जिससे कि एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन के खिलाफ इनसिक्योरिटी ना हो। यानी कि आप कह रहे हो कि इंडिविजुअल्स की फ्रीडम पर भी इम्पोजमेंट इसलिए लगाए जाते हैं जिससे कि ह्यूमंस की फ्रीडम इनसिक्योर ना हो, सिक्योर रहे, और ऐसी कॉमन कुछ कंडीशंस बने जिससे कि सब उसमें सरवाइव कर सके, सब उसमें कॉमनली डेवलप कर सके। अदरवाइज क्या होगा, वहां भी पावरफुल जो है डोमिनेट करने लग जाएगा लेस पावरफुल को। अदरवाइज वहां भी क्या होगा, मोर इंटेलिजेंट डोमिनेट करने लग जाएगा लेस इंटेलिजेंट को। अदरवाइज वहां भी क्या होगा, मोर क्लेवर डोमिनेट करने लग जाएगा मोर सिंपलर को। That's why rules and regulations are necessary whenever we are part of some group or some society, so as to maintain our freedom free from any kind of insecurity, जिससे कि to provide us conditions in which we can develop ourselves commonly on common basis without any discrimination. Next point, means some constraints are also necessary on the freedom of both the individuals and the society. इसका मतलब हमें ऊपर से लेके अभी तक क्या समझ में आया कि सर हमें अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि आपकी बातों से कि if on one side freedom of an individual as an individual is necessary, तो on the other side freedom of an individual as a social person, उस पर उतने ही constraints भी जरूरी हैं। constraints मतलब बाउंडेशन, लिमिटेशन। यानी कि आप मुझसे पूछेंगे सर इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि एज एन इंडिविजुअल ठीक है हमारी फ्रीडम हमें मिलनी चाहिए, लेकिन जब हम एज एन इंडिविजुअल किसी सोशल ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे तो उस वक्त हमारी फ्रीडम पर कुछ इम्पोजिशंस, कुछ बाउंडेशंस और लिमिटेशंस भी जरूरी हैं। यानी कि फ्रीडम के आपके लिए दो मतलब हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज एन इंडिविजुअल योर फ्रीडम इज योर ओन, therefore you are completely free to what you do and to what you not do. On other side, as an individual, if you are with some other individual in some group,
तो आपके फ्रीडम की डेफिनेशन वहां चेंज हो जाती है, क्योंकि वहां पर फ्रीडम ऑफ योर एज एन इंडिविजुअल नहीं की बात नहीं कर सकते हम, फ्रीडम ऑफ योर एज अ सोशल ग्रुप की बात हो जाती है। देयरफॉर भी वहां पर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स, कुछ इम्पोजिशंस, कुछ आप कह सकते हैं बाउंडेशंस और लिमिटेशंस आपकी फ्रीडम एज एन इंडिविजुअल की फ्रीडम पर लगने जरूरी हो जाते हैं, जिससे सारे इंडिविजुअल्स कॉमन लेवल पर एक दूसरे से बिना इनसिक्योरिटी फील किए अपनी अपनी फ्रीडम को लिमिटेड वे में एंजॉय कर सकें। क्योंकि अगर हम लिमिटेशंस नहीं लगाएंगे तो मैंने कहा ना, जो ज्यादा शक्तिशाली, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो आप पर इम्पोज कर जाएगा। नोट, keeping the above point in mind, there had been much of the discussions regarding the constraints on the freedom act. तो आप कहोगे सर ये जो ऊपर की आपने अभी हमें कंक्लूड किया है एक पॉइंट, उसके बेसिस पर हमारे दिमाग में दो पॉइंट्स आ रहे हैं। मैं कहूंगा क्या आ रहे हैं कि सर आपने जो बात कही that as an individual our freedom is completely ours, but when we becomes part of some social group, so our freedom needs some limitations, needs some constraints, needs some foundation, so as to keep us secure and as well as the front person also secure about the thinking, about the intention of their, about the use of their freedom. तो आप कहोगे क्या, देखते हैं। First of all, to evolve principles by which we can distinguish between socially necessary constraints and other restrictions. अब आपके दिमाग में आएगा ठीक है सर आपने बोल दिया कुछ restrictions जरूरी हैं, कुछ constraints भी जरूरी हैं फ्रीडम पर, सही बात है। अब आप सपोज मानिए अगर आपके पेरेंट्स ने बेटा तुम घर में कभी भी आ सकते हो, घर में कभी भी जा सकते हो, ये फ्रीडम सही है क्या? सपोजिंगली स्कूल में आपका टाइम ना हो जाने का, स्कूल में 8 to 2:30 आपकी स्टडी होती है और स्कूल आपसे कहते बेटा कभी भी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, बेटा 11 बजे आ जाओ, बेटा 12 बजे आ जाओ, बेटा 2:30 बजे छुट्टी होती है तो 25 पे आ जाओ, तो फिर वो फ्रीडम किस काम की है भाई आपके? सपोजिंगली मानिए फॉर सिटिंग इन द पार्क और आपके साइड में कुछ लोग बैठे हैं और आप थूक रहे हैं पार्क के अंदर, यू आर स्पेटिंग इन द पार्क, वो फ्रीडम है? आप अकेले कहीं पे हैं, वहां भी अकेले होकर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि आपको नहीं थूकना है, आपको यहाँ पर ये काम नहीं करने हैं। तो अगर आप वो काम 10 लोगों के बीच में करने लग जाएं तो वो कैसे फ्रीडम हो जाएगी भाई? कुछ भी करना फ्रीडम नहीं होती है, कुछ भी बोलना फ्रीडम नहीं होती है। आपको देखना पड़ता है इधर उधर कौन है, आपको देखना पड़ता है हम कैसे एनवायरनमेंट में हैं। हम इंडिविजुअलिस्टिकली बहुत सारे काम कर सकते हैं जो शायद हम सोसाइटी में नहीं कर सकते, जो शायद हम एज अ सोशल पर्सन नहीं कर सकते। तो वही चीज यहाँ पे आ रही है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, तो सर हमारे दिमाग में सिंपल स्टेटमेंट ये क्वेश्चन आ रहा है कि फिर सर जो कॉन्स्टेंट्स आप कह रहे हैं, तो फिर आप हमें ये बताइए सोशली कौन से कॉन्स्टेंट्स नेसेसरी होते हैं और वो रेस्ट्रिक्शंस कौन से होते हैं जो नहीं होने चाहिए सोशली कॉन्स्टेंट्स में। यानी कि कहोगे फिर हमें ये बताइए कि कौन से रेस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए, कौन से रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगने चाहिए एज अ सोशल पर्सन। ऑब्वियसली सही बात है, क्योंकि आप कहोगे ऐसे तो सर एज अ सोशल पर्सन कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दो आप। तो यहाँ पे ये डिसाइड कीजिए कि सर विच रेस्ट्रिक्शंस आर नेसेसरी एंड विच आर नॉट, जो नेसेसरी है उनको लगाया जाए, जो नेसेसरी नहीं है उनको ना लगाया जाए। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा आपके दिमाग में। सेकंड, also about the possible limitations on freedom which may result from the social and economic structures of a society। और साथ में फिर आपको उन limitations के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो फ्रीडम पर आपको limitations वो चीजें देखकर लगानी पड़ेंगी जो चीजें आपको डेली बेसिस पर आपके सोशल और आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से रिजल्ट के रूप में मिलती। सही बात है भाई, आपके सोसाइटी और आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो कंट्री का है उसके हिसाब से टाइम टू टाइम आपको जो रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं डिस्क्रिमिनेशन के, उन डिस्क्रिमिनेशंस को भी दिमाग में हुए आपको टाइम टू टाइम फ्रीडम की लिमिटेशंस को कम और ज्यादा करते रहना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शंस को कम और ज्यादा लगाते रहना पड़ेगा। अदरवाइज फ्रीडम की डेफिनेशन हर्ट हो जाएगी। यानी कि पहला तो ये कि कौन से रेस्ट्रिक्शन जरूरी हैं कौन से नहीं हैं, दूसरा ये कि जो रेस्ट्रिक्शन आज जरूरी हैं वो कल भी जरूरी थे क्या, और जो आज जरूरी हैं वो कल भी जरूरी होंगे क्या। इन चीजों पर भी लगातार थॉट प्रोसेस देते रहना, तभी हम फ्रीडम पर कॉन्स्ट्रेंट्स लगाने की सोच सकते हैं। फॉर टुडे इट्स कंप्लीट। यू कैन कम इनटू